everyone, welcome back to my channel. So my name is Pooja and I teach chemistry for boards exam. So in the previous video we did part 1 for solutions chapter and there was some portion that was left. So agenda of this video is to actually complete that portion. So we'll be finishing with solutions chapter in this video. Okay, so notes for all these chapters are on my Telegram channel, so you can check that out. I will be giving you the link in the description box. Alright, if you want to see the part 1 of this chapter, I'll be giving the link for that as well. You can check that video also out. So let's get started, let's enjoy. Now, the next topic that we have is colligative properties. अब colligative properties क्या होता है भाई? अपने पास मान लो कोई सॉल्यूशन है ना, एक ऐसा मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, नाउ दिस सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड व्हाटएवर, बट एक सॉल्यूशन लिया मैंने और उस सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं विच आर गवर्न्ड बाय कितना सॉल्यूट हम डालते हैं. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट आई एम एडिंग टू मेक दिस सॉल्यूशन डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ दोज प्रॉपर्टीज. मतलब इन प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर उसके साथ चेंज होती रहती है. अगर मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स मान लो 10 डाल दिए तो उसकी कोई x नंबर का प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो x नंबर है. और अगर मैंने उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैंने मान लो 1000 सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले सॉल्यूशन बनाने के लिए, उन्हीं प्रॉपर्टीज का क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो x के जगह कुछ और डिफरेंट होगा. सो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने आपने डाले, उसको आप बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है भाई. सो यू कैन राइट दिस. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन whose value depends on the number of solute particles added. ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एडेड. इनका वैल्यू सॉल्यूट कितना डाला है आपने उस पे वो चेंज होती रहेंगी. ठीक है. अब आपको इसकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की जो आपको पढ़नी है. पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है. नेक्स्ट होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दैट मीन्स मैं जितना जितना सॉल्यूट डालती रहूंगी उससे क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता रहता है. नाउ द थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड द फोर्थ इज वेपर प्रेशर. तो अपन को क्या करना है, अपने को ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज थोड़ी डिटेल में पढ़नी है. इनका क्या मतलब है वो आगे एक एक करके लेंगे. एंड इससे आपको कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना आ सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है या वेपर प्रेशर आता है. सो इनके जो क्वेश्चंस है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले वी विल सी व्हाट इट मीन्स and what these colligative properties are one by one. Now, first is relative lowering of vapor pressure. अब वेपर प्रेशर मैंने आपको बता दिया था क्या होता है. इट इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय दीज वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. अब रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब होता है, इसके लिए ना एक बड़ी सिंपल सी कहानी देख लेते हैं. मैं एक सॉल्यूशन लूंगी, ठीक है, एक सॉल्यूशन लूंगी और उसमें जो सॉल्यूट है उसको हम 2 मार्क करेंगे और जो मैंने इसमें सॉल्वेंट लिया है उसको हम 1 मार्क करेंगे. ठीक है. अब जस्ट इमेजिन आपके पास इसके जगह एक प्योर सॉल्वेंट था. ठीक है. यहां पे आपके पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है. दैट मीन्स आपके पास सिर्फ क्या है, 1 नंबर वाला सॉल्वेंट है. यहां पे आपके पास क्या है, there's a solution which has a solute and a solvent. Now let's talk about this first case A and then we'll talk about B case.
तुम इमेजिन करो यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट क्या है, ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, जिसके वेपर्स बन सकते हैं। तो वोलेटाइल अगर है, मैंने इसको थोड़ा सा भी अगर हीट या कुछ दे दिया, जस्ट इमेजिन यहाँ पे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस पे सारे के सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। यस, अगर मैं टेम्परेचर दे दूं तो सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्वेंट के ही वेपर्स बनेंगे। नाउ द प्रेशर दैट इट विल एक्सर्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसको हम मार्क करते हैं P1 नॉट से। 1 क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट है, नॉट क्यों, क्योंकि ये प्योर स्टेट में है। नाउ लेट्स सी द बी केस। अब बी केस में क्या किया, मैंने थोड़ा बहुत सॉल्यूट डाल दिया। पहली बात, ये जो सॉल्यूट हमने डाला ये क्या है भाई, दिस इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लेट्स से देयर शुगर, इट्स ग्लूकोज और व्हाटएवर। मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाला। अब तुम देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो होंगे सरफेस पे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ना कुछ सॉल्यूट के भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना। अब अगर आप इसको टेम्परेचर दो थोड़ा सा, तो व्हाट विल हैपन, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल चेंज इनटू वेपर्स। यस, बट क्योंकि सरफेस पे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम है, उसके वेपर्स भी कम बनेंगे। अगर उसके वेपर्स ही कम बनते हैं तो जो ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का वो कम होगा, है कि नहीं। सो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि द वेपर प्रेशर इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बट इट्स इन द सॉल्यूशन फेज, इट्स नॉट इन द प्योर स्टेट। क्योंकि प्योर स्टेट में नहीं है, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम P1 मार्क करेंगे। आप देख रहे हो सॉल्वेंट जब अपने प्योर फॉर्म में था उसका कोई वेपर प्रेशर था, मान लो इट वाज 100 atm, तो कहीं ना कहीं जब वो सॉल्यूशन फेज में हुआ, मतलब उस सॉल्वेंट में हमने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, ओवरऑल कम होगा देन दिस प्योर सॉल्वेंट। सो लेट्स से अगर ये 100 है तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मान लो 80 atm रह गया बस, ठीक है। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, देखो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे करोगे। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम द फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है ना, 100 atm पहले था और उस 100 atm से 80 रह गया, तो कितना लोअर हुआ है, 100 माइनस 80, सो 20 एटमॉस्फेयर जो है वो लोअर हुआ है। सो 20 एटमॉस्फेयर लोअर हुआ है। अगर इसको मेरे को फॉर्मूला के वे में लिखना है तो व्हाट विल आई राइट, दिस इज P1 माइनस P1 नॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल्टा P1। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा P1। तो डेल्टा P1 इज द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू P1 माइनस P नॉट। इतना समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेट्स टेक इतना सा पोर्शन। अब रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है पहले जो वैल्यू थी कितना लोअर हुआ, 20 लोअर हुआ रिलेटिव टू द इनिशियल वैल्यू, द इनिशियल इज 100, सो जो 20/100 किया मैंने, दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको फॉर्मूला के बेस पे लिखना है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P1 माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाय P1 नॉट। दिस गिव्स यू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया भाई। तो कभी भी कोई सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है तो अगर उसमें मैं थोड़ा सा भी सॉल्यूट डालूंगी तो क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर होगा उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा लो हो जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज P1 माइनस P1 नॉट। रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, कितना लोअर हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो ये मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स ये कितना रिलेटिवली लोअर होगा इसका वेपर प्रेशर, दैट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन आप कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे उतने ही वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे, उतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई। सो दिस इज योर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, जो आपका ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1
नॉट. एंड इट इज सेड कि क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका जो कॉलिगेटिव जो ये है, इट डिपेंड्स ऑन योर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. सो x1 is the mole fraction of solvent. It is the mole fraction of the solvent, of course in the solution. And x2 क्या है? ये है mole fraction of solute. तो जो आपका ये relative lowering of vapor pressure है, अगर आप इसको फॉर्मूला बेस में लिखोगे, क्या लिखोगे? It is equal to mole fraction of solute. अब solute का mole fraction हम कैसे लिख सकते हैं? It is the number of moles of solute, that is N2, divided by total moles, that is number of moles of solvent plus solute. तो ये हो गया आपका overall formula to calculate relative lowering of vapor pressure. इतना समझ में आया? अब जब dilute solutions होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होते हैं तो आपका ऑफ कोर्स ये जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो कम है, तभी डाइल्यूट बना है वो. उस केस में आप क्या कर सकते हो? डिनोमिनेटर में ये जो N2 है, विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो इतने कम है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के मोल्स इतने कम है कि आप ये नीचे का नेग्लेक्ट कर सकते हो. सो आप ये N2 अगर नेग्लेक्ट करते हो इन द डिनोमिनेटर, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल चेंज टू डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स N2 बाय, क्योंकि ये N2 बहुत छोटा है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, एंड द फॉर्मूला बिकम्स डेल्टा P1 N2 बाय N1. सो ये है फॉर योर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. ओके, एंड दिस इज फॉर योर जनरल सॉल्यूशंस. जो डाइल्यूट अगर कहीं पे नहीं मेंशन्ड है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. ओके भाई, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. आपको इतना समझ में आ गया होगा, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमको क्या करना है? जो प्योर सॉल्वेंट आपके पास है उससे जब आप एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट को उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखना है बेसिकली. सो प्योर सॉल्वेंट को अगेन हम किससे करेंगे? 1 से डिफाइन करेंगे. सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिया है. फॉर सॉल्वेंट वी विल राइट 1 एंड फॉर सॉल्यूट वी विल राइट पार्टिकल नंबर 2. अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आप बोलोगे मैम इट इज अ टेम्परेचर जिसमें आप क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स. बट इन केमिस्ट्री जो अगर आपको डेफिनेशन मान लो तो अगर आ भी गई तो आपने क्या लिखना है? इट्स द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to the atmospheric pressure around. ठीक है भाई, दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन अगर मेरे को समझना है तो सीधी सिंपल बात है, अगर मैंने पानी लिया है, इट बॉइल्स एट 373 केल्विन, तो ये जो टेम्परेचर है जिस पे ये बॉयल करता है और इससे इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ये टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे. सो हम एग्जाम्पल में वाटर ही लेंगे. यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है, लेट्स से हमने वाटर ले लिया ठीक है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम बोलेंगे TB0. क्या बोलेंगे? TB0. So this not defines that it is in the pure state. So pure water का जो boiling point है, let's say हमने उसको ले लिया TB0. अब मैंने एक solution prepare किया और इसमें solute ले लिया, मान लो ग्लूकोज ले लिया. क्या ले लिया? ग्लूकोज ले लिया. तो जब मैंने इसका क्या बोलते हैं ग्लूकोज लिया, तो what will happen is इसका जो boiling point है, इस boiling point of the solution को हम क्या बोलेंगे? TB बोलेंगे. अब ये जो TB है इसकी वैल्यू क्या होगी? स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा होगी देन 373 केल्विन. इतना समझ में आया? सो इसी को आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो. सो बेसिकली व्हेन यू टेक अ प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट से आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, प्योर सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा? अब मान लो इसका 373 केल्विन नहीं है, इसका है 380 केल्विन है. लेट्स से इट इज 380 केल्विन. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको लिखेंगे कैसे? डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. और ये कितना हुआ? कितना एलिवेट हुआ गाइस? ये पहले
373 केल्विन था, बाद में 380 हो गया, तो मैथ्स करते हैं, 380 माइनस 373 कर देंगे। सो 380 माइनस 373 केल्विन करोगे तो कितना आएगा, 7 केल्विन आएगा। सो जो 7 केल्विन है ये ओवरऑल एलिवेशन हुआ किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना है तो ये 380 किसकी वैल्यू है, टी बी की माइनस टी बी नॉट। So elevation in boiling point which is given by delta TB is equal to TB minus TB naught। आपको हमेशा यही करना है, आप अपने क्वेश्चन में डिफाइन कर दो कि TB कौन सा है और TB नॉट कौन सा है, आप डेल्टा TB आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है भाई, अब अकॉर्डिंग टू द property that we say that this is colligative property। now what this means is कि ये जो डेल्टा TB की वैल्यू है ना, ये डिपेंड करती है सॉल्यूशन की मोलालिटी पे। किस पे, सॉल्यूशन की मोलालिटी पे। क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट वी आर एडिंग। सो ओवरऑल जो कंसेंट्रेशन है उसको आप मोलालिटी में कैलकुलेट करते हो ना। सो इन द सेम वे ये जो डेल्टा टीबी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब मोलालिटी को कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हो मोलालिटी को। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाते हैं तो वी राइट अ कांस्टेंट हियर, वी मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज KB। सो ओवरऑल KB इनटू M आ जाएगा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज। अगर आपको कंसेंट्रेशन दी हुई है, मान लो मोलालिटी में दी हुई है, KB का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप ये डेल्टा TB फाइंड कर सकते हो। इन तीनों में से एक चीज आपको क्या होगी, फाइंड करनी होगी, और बाकी दोनों चीज आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रोबेबली मोलालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको डायरेक्ट नहीं दी जाएगी, आपको क्वेश्चन में मोलालिटी पहले फाइंड करनी होगी। आपको सॉल्यूट का अमाउंट दे देंगे, सॉल्वेंट का अमाउंट दे देंगे, और उससे आप पहले मोलालिटी फाइंड करोगे और फिर आप इसको इस फॉर्मूला में यू कैन पुट। ठीक है, अब व्हाट इज दिस KB, ये एक वैल्यू होती है विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर एवरी सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब पानी के लिए ये KB का वैल्यू फिक्स होगा। ठीक है, बेंजीन के लिए मान लो इसका वैल्यू फिक्स होगा। सो KB क्या है, इट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये हो गया आपका KB का वैल्यू। और ये क्या है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर एवरी फॉर ईच सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आर वी क्लियर ना। अब ये जो KB का वैल्यू है, इसको थोड़े फॉर्मूला को और ज्यादा अगर हम एक्सपैंड करें तो वी कैन राइट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB एज इट इज इनटू मोलालिटी को कैसे लिख सकते हो, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने कैसे बताया था आपको, N2 लिखना है डिवाइडेड बाय मोलालिटी में फॉर्मूला क्या होता था, that was mass of solvent in kg। तो ये एक्सपैंड फॉर्म होगी इसकी डेल्टा TB फाइंड करने की। ठीक है, आप इसको और भी एक्सपैंड कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास ऑफ मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दो। सो आप इस तरीके से इसको एक्सपैंड कर सकते हो एंड यू कैन कैलकुलेट द डेल्टा TB वैल्यू। ठीक है भाई, समझ में आया। सो ये जो KB की वैल्यू होती है, ये KB की वैल्यू आपकी क्या होगी, इट इज कांस्टेंट फॉर ईच सॉल्वेंट। एंड इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम और ज्यादा बड़ा एक्सपैंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है भाई, सो दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी विल डू इज depression in freezing point। depression in freezing point। so again आपको क्या लेना है, सेम एग्जाम्पल लेना है। किसका, पहले हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया। ठीक है, पहले हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, यू कैन टेक वाटर, एंड फिर मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा शुगर डाल दिया लेट्स से, एंड हमने एक शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ठीक है, ये शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। सो अभी जो प्योर सॉल्वेंट है इसमें सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट के लिए व्हाट डू वी राइट, वी राइट 1, एंड यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें आपका शुगर इज द
सॉल्यूट, यस, सो सॉल्यूट हो गया अपना 2 और सॉल्वेंट हो गया अपना 1, है ना। सो हमें पता है कि जो प्योर वाटर है लेट्स से, उसका फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है, ये वो टेम्परेचर हुआ जिसपे आपका लिक्विड वाटर जो है दैट विल ट्रांसफॉर्म इन आइस, सो दैट मीन्स इट विल ट्रांसफॉर्म इन दैट सॉलिड फेज। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। पानी के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है प्योर फॉर्म में, उसको हम लिखेंगे TF नॉट। सो TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, इट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है भाई, अब जब मैंने इसे सॉल्यूशन बनाया है ना, और वापस से हमने सॉल्यूशन को फ्रीज करने की ट्राई करी, तो जब भी ऐसा होता है देयर इज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स इस फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, TF बोलेंगे। सो TF क्या होगा, इट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो होता क्या है ना कि जब आप प्योर सॉल्वेंट का मान लो इट इज 0 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए, पानी में अगर थोड़ा सा शुगर डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करेगा, वो और थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इफ आई टॉक अबाउट वाटर, वाटर बीइंग अ प्योर सॉल्वेंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लेट्स से इट इज TF नॉट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैंने उसका शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, दिस TF वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स लेस देन योर प्योर सॉल्वेंट। तो ये आता है मान ली -1.2 डिग्री सेल्सियस पे या -1 डिग्री सेल्सियस पे। लेट्स टेक दिस एज -1 डिग्री सेल्सियस। सो 0 से -1 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आ गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, TF। कैसे लिखते हैं, TF। सो दैट इज गिवन एज, डिप्रेशन कितना हुआ, 0 से -1 डिग्री सेल्सियस, मतलब द डिप्रेशन इज -1। सो आपने कैसे निकालना है, ये निकालना है आपने TF नॉट माइनस TF, दैट्स द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जो क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली मोलालिटी पे डिपेंड करता है। सो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोर मोलालिटी इज गोइंग टू बी देयर, दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यू आर एडिंग। इससे क्या होगा, जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू में, वो ज्यादा होगा। ठीक है, एंड व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, वी राइट KF हियर। सो इट इज KF इनटू मोलालिटी, दैट इज KF इनटू M। अब आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ बहुत बार मिलता है क्वेश्चन में, तो इस ग्राफ को कैसे डिकोड करना है। अभी हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है ना, तो इसमें लेफ्ट साइड में इन्हें वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, वेपर प्रेशर लिया हुआ है, एंड राइट साइड में एक्स एक्सिस पे इन्हें टेम्परेचर प्लॉट किया हुआ है। सो इट्स अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब इसमें जो आपका ये जो पर्पल वाला लाइन है, दिस टेल्स यू अबाउट द फ्रोजन सॉल्वेंट, कि ये फेज है, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो आपको पूछते ये हैं कि इस C और E में से सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूशन का कौन सा है। आपने क्या करना होता है, आपने ये ब्लैक वाला जो लाइन है जो C का, वो आप एक्स्ट्रापोलेट करो, वो यहां मैच हो रही है, एंड देन इसको एक्स एक्सिस पे यहां पे एक्स्ट्रापोलेट करो। दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज, लेट्स से इट इज T1। ठीक है, एंड E को अगर हम प्लॉट करें तो ये जाके मिलता है इस D पॉइंट पे। इस D पॉइंट का अगर आप टेम्परेचर देखो तो इसको मान लो आप T2। नाउ एक्स एक्सिस पे आप ये बता सकते हो T2 इज ऑफ कोर्स लेस देन T1। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब एक सॉल्वेंट से आप सॉल्यूशन क्रिएट करते हो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है ना। तो ये जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, लेट्स से इफ इट इज TF नॉट, तो सॉल्यूशन का ये TF होगा। इन दोनों में से ज्यादा हायर टेम्परेचर कौन सा होगा, दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ डिप्रेशन आया है टेम्परेचर की वैल्यू पे। सो T2 जो है दैट इज एक्चुअली योर TF नॉट, सॉरी एक सेकेंड, यस। सो जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो क्या है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट,
एंड T2 जो है दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये जो T2 का वैल्यू है ये डिनोट करता है आपका दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड जो ये T1 है दिस डिनोट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो जो एक्सट्रापोलेट किया है वो सी और ई के अकॉर्डिंग बता दो। ये जो रेड वाला है ये सॉल्यूशन का, जिसका मतलब है जो ई है ये क्या है, सॉल्यूशन का ग्राफ है, और ये जो सी है ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। ठीक है, सो देयर इट इज। नाउ कमिंग बैक टू दिस फॉर्मूला, ये जो KF है, ठीक है, दिस KF व्हाट इज दिस, इसको बोलते हैं हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा वैल्यू, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, और ये भी वही बात है, ये जो KF है इट्स अ वेरी स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, पानी के लिए इसका KF का वैल्यू कुछ एक होगा, बेंजीन के लिए इसका KF का वैल्यू कुछ एक एग्जैक्ट होगा। सो इनका KF का जो वैल्यू है इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट दैट वी विल सी। नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ KF एंड KB। ये जो अपनी KF है, KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड KB इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो जो KF एंड KB की वैल्यू है ये आप कहां से डिराइव करते हो, ये इन दो फॉर्मूला से डिराइव करते हो, R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। इसमें R मतलब गैस कांस्टेंट है, M1 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन बोले तो सॉल्वेंट, TF स्क्वायर दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टाइम्स स्क्वायर, फिर 1000 एंड डेल्टा H फ्यूजन इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका KF का फॉर्मूला। वैसे बहुत रेयरली होता है कि आपको KF और KB की वैल्यू निकालनी पड़े इस फॉर्मूला से। इट इज मोस्टली गिवन इन द क्वेश्चन और यू नीड टू फाइंड इट फ्रॉम द अबव फॉर्मूला जो KF इंटू मोलालिटी वाला है। ठीक है, फिर भी जस्ट इन केस यू शुड नो, KB कैसे फाइंड कर सकते हो, R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H वेव। R इज universal gas constant, M1 is the molecular mass of solvent, TB square is the boiling point of the solution, delta H vaporization is the enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization, everything is for solvents. ठीक है, ये आप ऐसे KF एंड KB वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ दिस इज द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने क्या बोलते हैं छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस क्या होता है ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑन इट्स ओन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ऑस्मोसिस की अगर डेफिनेशन आए तो इट इज मूवमेंट ऑफ दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, लेट्स से वी हैव टू सॉल्यूशंस। ठीक है, यहां पे इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं साथ में रख देती हूँ। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशंस को हम साथ में रख देंगे। यहां बीच में ये मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली। ठीक है, बीच में हमने ले ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेट मी से दिस इज A एंड दिस इज B, दो सॉल्यूशंस बनाए हमने। ठीक है, अब आपको बस क्या देखना है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा कहां पे है। इफ आई से A में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो कोई ये कुछ इस तरीके से बना सकते हो, B में इसी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है। ठीक है, इफ दैट हैपेंस ऑस्मोसिस का क्या मतलब रहेगा, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट A से B होती रहेगी थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब तक होती रहेगी जब तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम ना हो जाए। सो जहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इफ आई से A में जहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वो क्या है, मान लो पानी ज्यादा है तो वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और B जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये जो इट्स फैक्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स डोनेट्स दी
solvent from its higher concentration to its lower concentration through a semi permeable membrane. ये हो गया तुम्हारा ऑस्मोसिस. ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऐसे मान लो कोई ऑस्मोसिस हो रहा है, इधर दो सॉल्यूशंस हैं, लेफ्ट से राइट साइड ऐसे ऑस्मोसिस हो रहा है. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज हैपनिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ऑस्मोसिस को जस्ट स्टॉप करने के लिए, अगर मान ली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है तो हमको प्रेशर इस साइड अप्लाई करना पड़ेगा to just stop this osmosis. So this is that pressure that we just apply counter to the movement of the solvent molecules. So if the solvent molecules are traveling in from left to right, then we need to apply the pressure against it to just stop this osmosis. इसको हम बोलते हैं osmotic pressure. इसको हम डोनेट करते हैं पाई से. किससे? पाई से. अब नेक्स्ट हो गया सॉल्यूशन. तीन तरीके के होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये किसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है. सो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? एक कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो ए सॉल्यूशन, उसकी रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे दूसरा आप सॉल्यूशन लोगे बी सॉल्यूशन, उसको आप हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो. हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर होना किसी का, एक्सेस. ठीक है, सो एक्सेस. आइसो मीन्स सेम, हाइपो मीन्स लेस. ठीक है, सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर मैं बी को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलूं तो इसका मतलब बी की क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है देन ए. सो इसमें क्या है? द बीज कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन ए. समझा इतना? नेक्स्ट, आइसोटोनिक का क्या मतलब है? बी का ए के रिस्पेक्ट में सेम कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, एंड हाइपोटोनिक मतलब क्या है? लेस. लेस मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन ए से लेस है. ठीक है, सो यू शुड नो हाउ टू डिकोड दीज हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, अभी आपको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन देते हैं कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा है या आइसोटोनिक रखा है या हाइपोटोनिक रखा है, तो डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ए से बी होगा कि बी से ए होगा कि क्या? सो इफ आई से यहाँ पे से दो सॉल्यूशंस हैं, ये साइड बी रखा हमने, इस साइड ए रखा. आपको मैंने ये बोला कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर बी है तो इसका मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो इसलिए है क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है एंड सॉल्वेंट कम है. सो इसको डोनेट करते हैं हम यहाँ पे 2-3 मॉलिक्यूल्स बस. बट इन कॉन्ट्ररी ए में क्या होंगे? बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे. सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विल बी फ्रॉम ए टू बी नाउ, है ना? तो इट विल बी फ्रॉम ए टू बी साइड. ठीक है, ए क्या है? इट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अगर बी एंड ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम हुआ तो इसका मतलब क्या है? द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया आर ऑल्सो सेम. दैट मीन्स कोई मूवमेंट नहीं होगा. तो इस केस में यू विल सी नो ऑस्मोसिस हैपनिंग. बट इन द थर्ड वन, अगर मैं लूं बी और ए दो सॉल्यूशंस और मैं बोलूं बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है. जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब वो क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है. तो इसका मतलब बी में मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट आर टू मच एज कंपेयर टू ए. सो अब ऑस्मोसिस कहां होगा? बी से ए साइड होगा क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बी में ज्यादा हैं. सो यहां पे द मूवमेंट विल बी फ्रॉम बी टू ए साइड. डू वी अंडरस्टैंड दिस? सो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए. अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको आप डिनोट करते हो किससे? पाई से. ठीक है, अब जब भी मैंने कोई एक सॉल्यूशन देखा, मैंने देखा कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, विच इज द प्रेशर दैट यू अप्लाई टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसमें उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को लगाना पड़ेगा सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप्स.
ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। सो कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लेट्स से मोलैरिटी, ठीक है, दैट इज कैपिटल M, इससे डिनोट कर दिया आपने। टेम्परेचर आप कैपिटल T से करते हो, तो दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमें मिला पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन C मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर दैट इज T। ये निकल के आया मेरे पास कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है डायरेक्टली और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब मैंने हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT, and I think you guys are familiar with what R is. R is your universal gas constant. It is universal gas constant. ठीक है भाई. So this is the formula that you can directly use to calculate the osmotic pressure if concentration. See here the concentration will be given in terms of molarity, ना कि molality. अगले जो पीछे जो हमने दो qualitative properties पढ़ी थी उसमें आपको molality के साथ करना है calculations. आपको osmotic pressure में ही सिर्फ molarity से question solve करना है. So here the concentration means molarity. Next, let's see this example. So what they have said is 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water. So अब हम क्या करेंगे, we'll keep on writing what's given. So मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है as a solute और water दिया हुआ है as a solvent. ठीक है, सो सॉल्यूट इज ग्लूकोज. बच्चा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. मॉलिक्यूलर मास आप इसका निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 180, है ना. आप इसको एक का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इट विल कम एज 180. अभी कितना लिया है हमने मास ऑफ ग्लूकोज जो लिया है वो कितना लिया है क्वेश्चन में, 18 ग्राम लिया है. ठीक है, पानी कितना लिया है, 1 kg of water is taken. ठीक है, so the mass of water, the mass of solvent I have taken is 1 kg. क्या बोल रहा है, तो ये इतना ग्लूकोज इतने पानी में डाल दिया सॉसपैन में. टेम्परेचर क्या होगा जिसपे ये बॉईल करेगा. अब आपको क्या है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का तो पता है ना. आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का. और आपको इसके लिए पानी का केबी वैल्यू भी दिया हुआ, दैट इज 0.52. इज दिस क्लियर. सो मेरे को क्या क्या पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर पता है, इट इज 373.15 केल्विन, है ना. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गाइज, यू शुड रिमेंबर दिस. TB naught, that is the boiling point of the pure water, is 373.15 Kelvin. Okay. Now coming back to the question, at what temperature? तो हमको बोल रहा है डेल्टा TB निकालने के लिए, क्योंकि डेल्टा TB निकलेगा तभी तो वो TB माइनस TB नॉट करोगे आप, है ना. तभी तो आपको ये TB निकलेगा. आपको फाइनली निकालना क्या है, TB निकालना है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, तो डेल्टा टीबी के लिए फॉर्मूला क्या था, इट इज केबी इंटू एम. केबी क्या है, केबी दिया हुआ है 0.52 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. अब मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यस, अब यहाँ पे 0.52 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. बच्चा सॉल्यूट क्या था, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कितना लिया हमने, 18 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. सो दैट विल कम आउट टू बी 1/10, दैट इज 0.1. तो यहाँ पे 0.1 कर दो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg. मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना लिया था, 1 kg लिया था. तो ये डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.052. यस, नाउ पुट दिस इन दिस वैल्यू. वंस यू डू दिस, आपको डेल्टा टीबी आप 0.052 कर दो, इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट. सो आपका टीबी निकल के क्या आ जाएगा फाइनली, 0.052 प्लस
373.15 and this will come out to be 373.202 kelvins. So this is the boiling point of the solution which you have prepared by adding 18 gram of glucose in 1 kg of वाटर. अब नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. इसका क्या मतलब होता है, इससे पहले लेट्स गो बैक. ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करना या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करना, डोंट यू थिंक एक थर्मोमीटर जो है अपने पास वो अपने को बहुत आराम से बता देगा. ये मोलालिटी और ये सब कुछ फाइंड करने की क्या जरूरत है ना. तो मतलब मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का सीधा बस आप टेम्परेचर जो है उससे ले लो, थर्मोमीटर से. अगर थर्मोमीटर से ले लेते हो टेम्परेचर तो पता चल जाएगा कि पानी से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा बॉइलिंग पॉइंट है इसका सॉल्यूशन का, है ना. तो उधर से आप एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हो. फिर इन सारी चीजों की क्या जरूरत पड़ती है. द मेन एजेंडा इज जो अपने पास अननोन सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि सॉल्यूट क्या है, उसमें हम ये यूज करते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड देयर बाय टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. मेरे को अगर उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, मैं अपने उस पूरे के पूरे इस डायरेक्टरी से ये फाइंड कर सकती हूँ कि यार मॉलिक्यूलर मास ये किस किस कंपाउंड का है केमिकल कंपाउंड्स में से, तो उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि वो जो सॉल्यूट है उसमें क्या है. ठीक है. सो ये वहां पे यूज आता है जहां पे एक अननोन सॉल्यूशन है, यू डोंट नो व्हाट सॉल्यूट इज, सो यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट फ्रॉम दीज 4 फॉर्मूलाज दैट आई हैव गिवन यू. इफ यू डू दैट, जो हम कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन से जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आता है वो क्या आता है, डिफरेंट आता है. देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट वी कैलकुलेट एज द मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट एक्चुअली द मॉलिक्यूलर मास इज. उसके लिए एक बंदा था जिसका नाम था वैन ट't हॉफ. इसने एक फैक्टर डिराइव किया जिसको बोला वैन ट't हॉफ फैक्टर. ठीक है. आई जो है वो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट अगर करने आ गया तो आप क्या लिखोगे, उस मॉलिक्यूल उस सॉल्यूट का जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड कर दोगे बाय द अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है भाई. अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आई कैसे करोगे, आपने जो भी चारों में से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेट कर ली. कैलकुलेशन जो आप पेज पे करते हो उससे डिफरेंट होता है जो एक्सपेरिमेंटली आप लैब में करते हो, है ना. तो दो चीज होती हैं, एक होती है आपकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो आई अगर आपको कभी भी निकालना है तो यू कैन राइट ऑब्जर्व्ड colligative property. Now it can be any of the 4 properties that we discussed. So observed colligative property divided by calculated colligative property. ठीक है भाई. और तीसरा फॉर्मूला, अब 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं. पहली रिएक्शन होती है जो डिसोसिएशन रिएक्शन होगी. डिसोसिएशन मतलब क्या होगा, काफी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मान लो एक था, उससे बहुत सारे डिसइंटीग्रेट करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन गए, है ना. सो डिसोसिएशन इज लाइक एक कंपाउंड ए लिया जिससे 2 बन गए, तो दिस इज अ डिसोसिएशन काइंड ऑफ रिएक्शन. और एसोसिएशन क्या होगा, ठीक है. एसोसिएशन क्या होगा, आपने मल्टीपल रिएक्टेंट्स लिए और वो सारे एसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल टाइप बन गया, दैट इज सी. तो ये है एक एसोसिएशन काइंड ऑफ रिएक्शन. सो आई जो है वो और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन, dissociation or association divided by total number of moles of particles before the reaction. So क्या कर पहली प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1.
ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा के बी इक्वल्स के बी इंटू एम। MgCl2 के लिए अगर देखते हैं तो इट इज 1 Mg+2 एंड 2 क्लोराइड आयंस। टोटल आयंस कितने हो गए, एक ये 2 क्लोराइड, टोटल आयंस 3। AlCl3 में देखो एक एल्यूमिनियम का आयन और 3 क्लोराइड आयंस, टोटल कितने आयंस हो गए, 4 आयंस पर AlCl3 मॉलिक्यूल। तो यहां पे I का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन में I का वैल्यू लगाना है। ऊपर वाले फॉर्मूले ज्यादा यूज नहीं होंगे, आपको इस तरीके से I का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसके आयंस नहीं बन सकते, लाइक ग्लूकोज इज देयर, सुक्रोज इज देयर, ठीक है, शुगर इज देयर, तो ये सारे के सारे में आप क्या करोगे, I का वैल्यू 1 रखोगे। बाकी जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे NaCl हो गया, K2SO4, Mg, सो मेनी एग्जांपल्स, तो इन सब के लिए आप I का वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू सी हाउ मेनी आयंस विल बी देयर पर मॉलिक्यूल डिसोसिएशन, ठीक है भाई, वहां से I आ जाएगा। एंड आई थिंक देन यू कैन पुट दिस इन दीज फॉर्मूलाज। ये जो फॉर्मूलाज हैं इसमें आप ये I का वैल्यू पुट करके यू कैन गेट दी एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कौन सी है, ये जो डेल्टा टीवी जिसमें आपने I मल्टीप्लाई किया है, ये क्या होगी, दिस विल बी योर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। With this the chapter comes to an end guys, and I will see you in the next class, ठीक है। So alright guys, this is it for this video. I hope you like the video. If you like this video, hit the like button and share it with all your friends out there, and subscribe to my channel for daily such content. I'll be doing the next chapter, that is organic chemistry chapter, haloalkanes and haloarenes. So stay tuned, and thank you so much.